पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सादिया के पीछे वो जिनजादी लग चुकी है और वो तरह तरह से उस पर हमले कर रही है। आखिर में डॉक्टर के पास आकर उसने कह दिया कि तुम्हें झूठी रिपोर्ट देनी है कि सादिया पागल है। क्या उसके घर वालों ने उस पर यकीन किया? आइए आगे बढ़ते हैं। बेहोश होने से पहले सादिया के साथ एक बहुत बड़ा हौलनाक वाकया पेश आया। किचन में एक तरफ रखी हुई छुरी वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और फिर उसने छुरी को हाथ में उठा लिया। ये सब कुछ सिर्फ चंद लम्हात में हुआ था। उसके घर वाले खड़े के खड़े रह गए। अब्बा जान, ये छुरी मैंने नहीं उठाई, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे चाकू थमा दिया। सादिया की आवाज में कपकपी थी। वो सब साकित उसको देख रहे थे और फिर अगले ही लम्हे उन सब के दिल दहल गए। सादिया का चाकू वाला हाथ उसके पेट की तरफ आ रहा था। सादिया अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रही थी और अपने हाथ को पेट की तरफ जाने से रोक सके, लेकिन उसकी सारी ताकत भी उसके हाथ में पकड़े चाकू को पेट की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी। सादिया के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि अब उसका हाथ उसके काबू में नहीं है और फिर छुरी तेज रफ्तारी के साथ सादिया के पेट की तरफ बढ़ गई। सादिया ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। अब वो बच नहीं सकती थी। खौफ से पूरी कुव्वत से चिल्लाई, लेकिन उसी वक्त इरशाद आगे बढ़ा और उसने सादिया के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। सादिया को एक जबरदस्त झटका लगा। इरशाद ने चाकू सादिया के हाथ से तेजी से छीना और एक तरफ फेंक दिया। सादिया ने आंखें खोली। आंखें खोलकर उसने ये सारा मंजर देखा। वो चकरा गई। फिर उसकी आंखों के मनाजिर धुंधले होने लगे। दूसरे ही लम्हे वो जमीन की तरफ आ गई। इरशाद ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। सादिया उस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। काफी देर बाद सादिया को होश आया। उसने कमजोरी से इधर उधर देखा, फिर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसे बाहर हॉल से शहजाद की आवाज सुनाई देने लगी। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सादिया को अब घर में रखने में बहुत बड़ा खतरा है। आज उसने अपनी जान लेने की भरपूर कोशिश की है, कल को हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे लगता है उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। शहजाद ने ये बात जैसे ही की, शहबाज अहमद गजबनाक अंदाज में उठे और शहजाद के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ की जोरदार आवाज वहां गूंज उठी और फिर मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब गसीले अंदाज में देख रहे थे शहजाद को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात बोलने की? लेकिन मैं तो, वह हकला रहा था, आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे भाई नहीं बल्कि सिर्फ अब्बाजान के नौकर हैं। आपने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। अब आप इस घर में सिर्फ अब्बाजान के असिस्टेंट के तौर पर ही काम कर सकते हैं। इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। सादिया हमारे घर में रहेगी या नहीं, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? वो हमारी बहन है। हम मरते दम तक उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमरान सख्त लहजे में बोला। शहजाद बिना कुछ कहे वहां से उठ खड़ा हुआ, फिर अपने कमरे में चला गया। यहाँ सादिया अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही थी। शहजाद भाई ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं वाकई इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ, सादिया भराई हुई आवाज में बोली और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर ज़ारो कतार रोने लगी। काफी देर तक उसकी सिसकियां कमरे में गूंजती रही। दूसरी तरफ वो शैतानी लड़की सादिया के कमरे के बाहर खड़ी उसे तंजिया नजरों से देख रही थी। तुम रोते हुए किस कदर खूबसूरत लगती हो सादिया, बस इसी तरह रोती रहा करो। और अब तो सिर्फ तुम नहीं, ये पूरा घराना रोएगा। मुझसे दुश्मनी लेकर तुम लोगों ने खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ने को किसी सूरत तैयार नहीं है। वो तुम्हें खुद से जुदा करके पागल खाने नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द तुम इस दुनिया को ही छोड़ने वाली हो। उस वक्त वो वाकई शैतानों की रानी लग रही थी, सांप जैसी। कुछ देर तक रोने के बाद सादिया आंसू साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हिम्मत और अज़म की बिजलियां नजर आने लगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मुझे यकीन है मैं किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। वो लड़की मुझे साफ तौर पर नजर आ रही है और वो जबरदस्ती मुझे मारना चाह रही थी छुरी से। वो लड़की वापस आ गई है। मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। मैं खुद को और अपने घर वालों को उसके शैतानी जाल से निजात दिलाकर रहूंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सादिया का लहजा मजबूत था। उसकी आंखों में जोश का समंदर नजर आ रहा था। फिर वो उठी और अपने कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हॉल में उस वक्त कोई भी नहीं था। दोपहर का वक्त था और सब अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। सादिया हॉल से निकलती हुई रेस्ट हाउस से बाहर निकलती चली गई। कुछ देर बाद वो डॉक्टर रुखसाना के क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। सादिया जैसे ही क्लिनिक में दाखिल हुई, डॉक्टर रुखसाना बुरी तरह से चौंक गई। सादिया को यहाँ देखने की उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी।
सादिया उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई, फिर उन्हें तेज नजरों से देखने लगी। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? बौखलाकर बोली। आप तो ठीक है ना डॉक्टर? क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका कहना है कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, एक सांस में कहती चली गई। फिर वो चौंक कर उठी। वो ना चाहते हुए भी इरशाद की तरह बात करने लगी थी। डॉक्टर उसे हैरान होकर देख रही थी। सादिया ने उसे चाकू वाला सारा वाकया कह सुनाया, फिर कहने लगी, मुझे यकीन है कि मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है। मुझसे जबरदस्ती चाकू उठवाया गया था और फिर मेरे ही हाथों से मुझे मारने की कोशिश की गई थी। वो लड़की मेरी आंखों के सामने किचन में थी। उसकी एक एक हरकत मैंने देखी है, पूरे होशो हवास में, कि वो किस तरह मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं छुरी उठाऊं और जबरदस्ती मुझे थमा रही थी छुरी। अब आपको क्या लगता है मैं आपकी इस बात पर यकीन करूंगी कि ये सब मेरे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है, जबकि मैं खुद अपनी आंखों से पूरे होशो हवास में उसको सब करता हुआ देख चुकी हूँ। अगर आप सच्ची हैं तो साबित करके दिखाइए, मैं आपकी रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर सकती हूँ, सादिया ने सर्द लहजे में कहा। डॉक्टर ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर एक कागज लिया, कलम संभाला और कुछ लिखने लगी। सादिया हैरत से उन्हें देख रही थी। अपनी तहरीर मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मेज की दराज से कुछ और कागजात निकाले और सादिया के हवाले कर दिए। सादिया पढ़ रही थी। लिखा था, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई दिमागी मसला नहीं है, तुम पागल नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ सादिया, ये बात किसी को नहीं बता सकती क्योंकि मुझे उस खबीस लड़की ने मौत की धमकी दी है। मेरा गला दबा दिया था। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे मार देती। मुझे माफ कर देना सादिया, मैंने सुना है कि जन्नाती मखलूकात पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ लिखकर दे रही हूँ और साथ ही रिपोर्ट भी देख लो जो बिल्कुल सही है, जिसे मैंने उसके कहने पर छुपा दिया था और गलत रिपोर्ट तुम्हारे वालिद साहब को दी थी। सादिया एक पल के लिए हैरान रह गई। रिपोर्ट उसके सामने थी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि सादिया का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई भी दिमागी मसला नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने बेबसी से वो रिपोर्ट वापस मांगने का इशारा किया, क्योंकि अगर सादिया घर वालों को रिपोर्ट दिखा देती तो डॉक्टर की जान खतरे में पड़ जाती। सादिया ने बेचारगी के आलम में वो तहरीर और साथ में रिपोर्ट भी डॉक्टर के हवाले कर दी। फिर वो चुपचाप उठी और क्लिनिक से बाहर निकल आई। क्लिनिक में डॉक्टर को अब अपने सर से भारी बोझ हटता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने सच सादिया को बता दिया था। दिल मुतमईन था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। चलचलाती हुई धूप थी। गर्मी की वजह से क्लिनिक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने अपना सर कुर्सी से टिका दिया और ठंडी सांस ली, लेकिन तभी एक रस्सी दीवार से निकलकर डॉक्टर के गले की तरफ आई और फिर गले में फंदे की तरह फंस गई। डॉक्टर के मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली। दूसरी तरफ उस रस्सी का दबाव बढ़ता चला गया। वो हाथ पांव चलाने लगी। काफी देर तक वो तड़पती रही और फिर उसका दम घुटने लगा, सांस उखड़ने लगी। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। रस्सी ने उसके गले को दबोच रखा था और वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद रस्सी गले से निकाल नहीं पा रही थी। आखिर डॉक्टर के मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। गर्दन तोड़ चुकी थी वो रस्सी। कुछ देर बाद वो आंखों में जिंदगी की हसरत लिए कुर्सी पर बेसुध पड़ी हुई थी। उस शैतानी लड़की के हाथों से मरने वालों की लिस्ट में मौलवी अब्दुर्रहमान के बाद अब वो डॉक्टर भी शामिल हो चुकी थी। सादिया अपने कमरे में दाखिल हुई तो बुरी तरह से चौंक उठी। इरशाद उसके बिस्तर पर बैठा उसे तेज नजरों से घूर रहा था। मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ गई थी मैडम? इरशाद के लहजे में शदीद तंज था। मैं क्लिनिक गई थी, डॉक्टर रुखसाना के पास। मैं उनसे अपनी बीमारी के बारे में पूछने गई थी कि वाकई मुझे कोई बीमारी है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे यही लगता है कि वो जिन लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, बल्कि उसके इरादे तो हम सबको नुकसान पहुंचाने के हैं। इससे पहले कि उसका निशाना मेरे घर वालों की तरफ जाए, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। सादिया रवानगी के आलम में कहती चली गई। दूसरी तरफ इरशाद की आंखों में बेयकीनी नजर आने लगी। उसे सादिया की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इरशाद, क्या तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे? उसकी आवाज भर्रा गई। अगर तुम कहो कि पूरी दुनिया झूठी है और सिर्फ तुम सच्ची हो, मैं तब भी यकीन कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर तुम ये कहो कि वो आसेबी लड़की, वो जिनजादी जो हमारी आंखों के सामने मरी थी, धुआं धुआं होकर गायब हो गई थी, वो जिंदा हो गई है, या तुम्हारी दिमागी रिपोर्ट सब गलत है, तो तुम्हें कोई धोखा नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो इस बात पर भला मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? क्योंकि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और जो कुछ मेरे कानों ने सुना,
उससे मैं कैसे झुठला सकता हूँ? मेरी आंखों ने उस जिनजादी को मरते हुए देखा था, मेरी कानों ने उसकी आखिरी चीखें सुनी थी, और डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। तुम सच में वो सब कुछ देख रही हो, वो सब कुछ महसूस कर रही हो जिसका कोई वजूद दर हकीकत है ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूँ सादिया, और कुछ नहीं। ये कहता हुआ वो चला गया, फिर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। सादिया बुत की तरह उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही, फिर उसके लब हिले। मैं जानती हूँ इरशाद, जो वाकयात मेरे साथ पेश आ रहे हैं उसके बाद कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं इस वक्त जितनी बेबस हूँ शायद ही कोई इस कदर बेबस हुआ हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिन हालात से इस वक्त मैं गुजर रही हूँ वो किसी दुश्मन के साथ भी पेश न आए। ये कहते हुए सादिया की आवाज़ जज्बात के गहरे बोझ तले दब गई और फिर उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। काफी देर तक वो रोती रही। फिर कुछ देर बाद उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखा। सादिया ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम सादिया बेटी, मैं मौलवी अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ। तुम इसी वक्त मुझसे रेस्ट हाउस के बाहर मिलने आ जाओ। मैं दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर उनकी आवाज बंद हो गई। सादिया उनसे कुछ नहीं पूछ सकी। आखिर उलझन के आलम में और फिर फौरन बगैर किसी को इत्तला दिए हुए रेस्ट हाउस से बाहर निकल आई, जहाँ पर मौलवी अब्दुर्रहमान परेशानी के आलम में टहलते हुए नजर आए। उन्हें परेशानी में देखकर सादिया भी फिक्रमंद हो गई। क्या बात है मौलवी साहब, आपके चेहरे पर परेशानी कैसी है? बेटी, मैं तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें फौरन इसी वक्त मस्जिद इब्राहिम के लिए निकलना होगा। अब वहां पहुंचकर ही हम उस जिनजादी को काबू कर सकते हैं। वो लड़की एक मर्तबा फिर वापस आ गई है। वो मेरे वार से बच गई थी, लेकिन उसने अदाकारी करते हुए चीख मारी और हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। हमें यही लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वो हम सबको धोखा देने में कामयाब हो गई थी। अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त वो जख्मी शेरनी के रूप में नजर आ रही है। जख्मी शैतान और भी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे पहले कि वो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई भारी नुकसान पहुंचाए, हमें फौरन उसका बंदोबस्त करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ से 50 मील दूर मस्जिद इब्राहिम जाना होगा। वहाँ बड़े बड़े जिन्नात भी अपनी ताकत खो देते हैं। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मौलवी अब्दुर्रहमान तफसील से कहते चले गए। लेकिन मौलवी साहब, मैं फौरन कैसे चल सकती हूँ? मेरे घर वालों को भी पता नहीं है। तुम्हारे पास और मेरे पास इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 15 मिनट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा हरगिज नहीं दे सकता, वरना हम फिर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकेंगे। उस लड़की का मंसूबा बहुत भयानक है। वो आज रात को इरशाद को खत्म करने का प्रोग्राम बना चुकी है। इस वक्त दोपहर ढल रही है और सूरज गुरूब होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये सूरज इरशाद की जिंदगी के सूरज को भी गुरूब कर दे। मौलवी साहब करख्त लहजे में बोले। ये सुनकर सादिया सटपटा गई। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बस मैं अभी आई। ये कहते हुए सादिया जाने के लिए मुड़ी। लेकिन याद रहे, अपने घर वालों को असल बात ना बताना, वरना वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन्हें सारी बात बताऊं, मौलवी साहब ने पीछे से बुलंद आवाज में कहा, जिस पर सादिया सर हिलाते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। मौलवी साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी, जिस पर सादिया हाँ में सर हिलाते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। सादिया के जाने के बाद मौलवी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। वो घूर घूर कर उसे देख रहे थे। जाओ, जल्दी होकर आओ, तुम्हारा वक्त आ चुका है सादिया। सादिया जल्दी से रेस्ट हाउस के हॉल में आई और घर वालों को पुकारने लगी। वो सब उस वक्त अपने अपने कमरों में थे। शहजाद की सादिया को पागल खाने भेजने वाली बात ने उन सबको हिलाकर रख दिया था। सादिया की आवाज सुनकर वो सब कमरे से बाहर निकल आए। क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? शहबाज अहमद घबराकर बोले। नहीं अब्बा जान, बस जरा परेशान हो गई हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहिबा के पास गई थी। उनसे मैंने रिपोर्ट का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि रिपोर्ट तो आपको दे चुकी हूँ, पर सादिया आपसे जरूरी बात करनी है, और सिर्फ आपसे। बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आखिर डॉक्टर तुमसे क्या बात करना चाहती हैं? नहीं अब्बा जान, मैं एक बार तन्हाई में उनसे तफसील से सारी बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है सादिया आपको अकेले ही आना होगा। आप मुझे एक मौका दें प्लीज। उन सब ने सर हिला दिया। ठीक है बेटा, तुम अकेली चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। परेशान न हो, मैं बस अभी आ जाऊंगी, सादिया ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर वो भराए हुए लहजे में उन सब की तरफ देखने लगी। अब्बा जान, मैं आपकी सबसे अच्छी बेटी हूँ ना? ये कहते हुए
सादिया के आंसू पलकों पर अटक गए। हाँ बेटी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी सबसे लाडली बेटी तुम्हारे सिवा और कौन है? भाइयों की तरफ मुड़ी। मैंने जिंदगी में कभी भी तुम सबसे लड़ाई की हो, तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ कर देना। सादिया की आवाज भर्राई हुई थी। तुम इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रही हो? चुपचाप फौरन डॉक्टर साहिबा से मिलकर आ जाओ। इरशाद ने उसके कान को खींचते हुए कहा। बस मैं चाहती हूँ आप सब खुश रहें। मैं आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। जज्बात में बहते हुए बोली और फिर रेस्ट हाउस के दरवाजे से बाहर निकल गई। वो सब खोए खोए अंदाज में उसे बाहर निकलते हुए देखते रहे। उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे सादिया उन सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। बेख्तियार उन सबकी आंखें भीग गईं। दूसरी तरफ सादिया रेस्ट हाउस के बाहर मौलवी साहब के साथ अब सबसे खौफनाक सफर पर रवाना हो रही थी। सादिया के जाने के बाद वो सब हॉल में ही बैठ गए और बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते आधा घंटा गुजर गया। आखिर शहबाज अहमद बेचैनी महसूस करने लगे। उन्होंने मोबाइल से सादिया का नंबर डायल किया और कॉल लगाई। घंटी की आवाज़ सादिया के कमरे में बजती हुई महसूस हुई। वो सब चौंक कर सादिया के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के बिस्तर पर सादिया का मोबाइल पड़ा हुआ था। वो सब फिक्रमंद हो गए। सादिया अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा है सादिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मैं बहुत घबराहट महसूस कर रहा हूँ। मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ और सादिया की खैरियत पूछता हूँ। शहबाज अहमद की आवाज़ लरज़ रही थी। उन्होंने डॉक्टर को कॉल लगाई। अगले सेकंड सिलसिला मिल गया। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर रुखसाना बात कर रही हैं। मैं मैडम का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। कुछ देर पहले किसी ने डॉक्टर साहब का कत्ल कर दिया है। उनकी लाश क्लिनिक में मिली है। दूसरी तरफ से डॉक्टर के असिस्टेंट की दुख भरी आवाज़ सुनाई दी। उसकी बात सुनकर शहबाज अहमद सख्ते में आ गए। उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। इरफान और दूसरे हैरतज़दा उनकी तरफ बढ़े। क्या बात है अब्बाजान, क्या कहा डॉक्टर ने? इरफान परेशान होकर बोला। थोड़ी देर पहले किसी ने डॉक्टर का कत्ल कर दिया है। शहबाज अहमद कपकपाती हुई आवाज़ में बोले। क्या? वो सब चिल्ला उठे। खौफ के मारे उन सब के रंग जर्द पड़ गए। अगर कुछ देर पहले डॉक्टर साहिबा का कत्ल हो गया है तो फिर अभी सादिया किसके पास गई है? इरशाद के चेहरे पर ज़माने भर की हैरत थी। वो सब भी उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक उठे। फिर शहबाज अहमद ने फ़ौरन सादिया के बिस्तर से उसका मोबाइल उठाया। मोबाइल में आखिरी कॉल किसकी थी देख रहे थे। जब देखा तो वो तेज़ी से रेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़े और फिर दरवाजे से बाहर निकल गए। वो सब भी उनके पीछे दौड़े। शहबाज अहमद उस वक्त दरवाजे के बाहर एक टैक्सी रोक चुके थे। वो टैक्सी में सवार हो गए। बाकी सब भी भागते हुए आए और टैक्सी में बैठ गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो शहबाज अहमद से पूछते कि वो कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक झोपड़ी के पास रुक गई। झोपड़ी को देखकर वो समझ गए शहबाज अहमद मौलवी अब्दुर्रहमान के पास आए हैं। इसका मतलब ये था कि सादिया के मोबाइल में आखिरी कॉल मौलवी अब्दुर्रहमान की थी। शहबाज अहमद ने टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले को किराया अदा किया। वो सब भी नीचे उतर आए और फिर शहबाज अहमद और दूसरे झोपड़ी में दाखिल हो गए। अगले लम्हे ने उनके जिस्म का रुआं रुआं लरजा कर रख दिया। उनके मुंह से दहशतनाक चीखें निकली। मौलवी अब्दुर्रहमान की लाश बहुत बुरी हालत में झोपड़ी के एक कोने में पड़ी थी। लाश के टुकड़े हो चुके थे। कदम कदम पर दिल को दहला देने वाली ये लर्जा खेज दास्तान अभी जारी है। क्या करने वाली है वो शैतानी लड़की मौलवी अब्दुर्रहमान के रूप में? क्या वही लड़की है? आखिर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? कैसे होगा शर का खात्मा और कैसे होगी खैर की जीत? क्या सादिया बचा पाएगी अपने घरवालों को उस जिनजादी से? लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा।